हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IAS मैराथन गाइस। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आपका चैप्टर 3 चल रहा है। ठीक है, जो सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लेना। ठीक है, ये लास्ट पार्ट भी होगा आपका। तो यस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नाइन नाइन जो फीचर था 9th नंबर का, उस पर हमें अभी तक हमने काफ़ी कुछ देखा। फंडामेंटल फीचर्स देखे, फंडामेंटल राइट एक्ट, जो DPSPs हैं। उसके अलावा हमने फंडामेंट जो आपका इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखा है ना, ये सब हम देख चुके हैं। अब हमको देखना है कि DPSP, व्हाट इज DPSP। DPSP बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। पार्ट 4 ए में आते हैं, पार्ट 4 में बेसिकली। अब यहाँ पर आपको बात, ये बहुत ही नॉवल फीचर्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, जो कि 3 तरीके के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, बहुत डिटेल पढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा डिटेल में। हम अभी फीचर्स पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनको देख रहे हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आइडियल्स को, है ना। वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए इंडिया को, उस पर काम करेंगे। उसको हमको प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करेंगे। हाँ, ये नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, आप कह नहीं सकते कहीं भी कोर्ट में जा कर के कि हमारा ये वाला DPSP फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इन्फोर्सिएबल नहीं है ये, है ना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात ज़रूर की है कि ये जो प्रिंसिपल है ना, पढ़ो आप खुद इसको। दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉज। ये बेसिकली बहुत फंडामेंटल है कंट्री की गवर्नेंस के लिए। और जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉ बनाएंगे तो ये उनके DPSPs के पर्सपेक्टिव से ही बनाएंगे, यानी कि उनको फुलफिल करने के लिए लॉ बनेगा आपका। ठीक है, जब भी कोई लॉ बनाएंगे, हैंस दे इम्पोज अ मोरल ऑब्लिगेशन लगेगी स्टेट अथॉरिटीज़ पे, ताकि वो इनको अप्लाई करें, है ना। एक बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मिनर्वा मिल्स केस है। मिनर्वा मिल्स केस, मेरा एक बेसिकली प्लेलिस्ट देखना जा करके, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट्स के ऊपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स के ऊपर देखना। उसके अंदर आपको ये वाले सारे केस दिख जाएंगे, पूरा डिटेल में बताया मैंने उसके अंदर, बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में, है ना। तो मिनीरा मिल्स केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनका बैलेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ना कि फंडामेंटल राइट्स। हाँ, हालांकि बहुत खासी अच्छी खासी डिबेट चली है, कभी फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा वैल्यू दी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट और कभी DPSPs को। ठीक है, वो हम जो DPSP पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSPs हो गए, अब आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये भी एक वन ऑफ द सेलेंट फीचर है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था ये, लेकिन बाद में इसको डाला गया, इंटरनल इमरजेंसी जब लगी थी इंदिरा गांधी के बाद, कि उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी जब हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे, तो इन्होंने उसको सही करा और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1976 में इसको ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, जिन्होंने कहा था कि जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो। हालांकि पूरी और एग्जैक्ट जो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी वो इन्होंने यहाँ पर नहीं लाए, बल्कि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, वो हम देखेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे डिटेल में। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, 2002 में एक वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये पार्ट 4 ए में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और विच कंसिस्ट ओनली वन आर्टिकल 51A, है ना। ये बहुत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसके अंदर, है ना। तो जैसे कि रिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं, वो हम आप जब पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी जब बताएंगे। उसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन कि हम सिर्फ राइट्स को एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि हमारी ड्यूटीज़ हैं कंट्रीज़ के लिए भी। ठीक है, जैसे हमारे DPSPs है, वैसे हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते इसको भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या करके, ठीक है, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं कोई भी कोर्ट में। नेक्स्ट फीचर है आपका सेक्युलर स्टेट। इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है ना। ये जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करते हैं एज एन ऑफिशियल रिलीजन, जैसे कि पाकिस्तान ने किया है, बांग्लादेश ने किया हुआ है ना।
तो टर्म सेक्युलर जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। प्रियम्बल में लिखा गया है कि इट्स प्रियम्बल सिक्योर्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट आपका स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 14 के अंदर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 भी इसका प्रूफ है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। जैसे कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और जो पर्सन है आर इक्वली इंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोपेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, आर्टिकल 25। उसके अलावा और भी आर्टिकल्स है जैसे कि आर्टिकल 26, 27, 28, 29, 30 और 44 जो कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपका DPSP है, ठीक है। ये सब आपके किसको सिंबलाइज करते हैं, आपके सेक्युलर नेचर ऑफ द स्टेट। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो कंप्लीट सेपरेशन मांगता है, लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, ठीक है। ये कहता है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन होना चाहिए बस। और ये बेसिकली क्या है, देन दिस नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन एप्लीकेबल टू द इंडियन सिचुएशन जहाँ पर हम इतने मल्टी रिलीजियस हैं, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म लेकर के आए। ये मेंस का क्वेश्चन है गाइस 2018 का, जहाँ तक मुझे पता है। यस, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म का, कि हर रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट देंगे और प्रोटेक्ट करेंगे सारे रिलीजन्स को इक्वली, है ना। मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन ने ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो अबॉलिश कर दिया, है ना। दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अभी भी है ऑन द बेसिस ऑफ जो रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन था वो तो हट गया, जैसे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया करते थे। हाउएवर इट प्रोवाइड्स फॉर द टेम्पररी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू इंश्योर द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू देम, ठीक है। तो रिलीजन के आधार पर अभी अब नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डायरेक्ट वोट देगी जनता, ठीक है। हर वो पर्सन जो 18 ईयर्स से ज़्यादा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन को वोट दिया जाएगा, ठीक है। पहले 21 ईयर्स हुआ करती थी, फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आया और उसने करा इसको 18 ईयर्स, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, उन्हें पता नहीं था कि क्या होगा इसका रिजल्ट, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अब इसने हमारी डेमोक्रेसी को बहुत ब्रॉड बेस्ड कर दिया, तभी तो इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट इन्होंने इनहेंस की और प्रेस्टीज जो है कॉमन पीपल का वो इन्होंने इनहेंस किया। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, है ना, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, ये सब बताया गया हमारे इस वाले फीचर्स के अंदर। सिंगल सिटीजनशिप का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ही सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी आपको, अनलाइक जो USA है वहाँ पर आपको सिटीजन ऑफ USA और ऑल्सो द सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट भी है, जो उसके सिटीजनशिप भी जो है वो लेनी पड़ती है ना। तो इंडिया में ऑल सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न और रिसाइड इन जो सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स है, कहीं भी चल जाओ, कोई से भी स्टेट में चल जाओ, इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, बट ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं वो भी ये इस्टेब्लिश करता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, है ना। और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, केग, ताकि हम जो है अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कौन देखता है, केग कौन होता है कि पब्लिक पर्स का गार्जियन होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, ठीक है। UPSC ऑफ कोर्स, है ना, कंडक्ट एग्जामिनेशन करती है ऑल इंडिया सर्विसेज के और हायर सेंट्रल सर्विसेज के भी, एंड टू एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स, ठीक है। और बहुत सिर्फ एग्जाम से नहीं कराती है, बल्कि जब हाई लेवल पोस्टिंग्स होती है ना तब इनका रिकमेंडेशन को माना जाता है। स्टेट PCS ताकि रिक्रूटमेंट हो स्टेट सर्विसेज के लिए, और गवर्नर को जो है एडवाइस करती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज थ्रू वेरियस प्रोविजन, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देते हैं, फिक्स सर्विस कंडीशन होते हैं, एक्सपेंसेस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएंगे, जिसको कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर आता है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। ये प्रेसिडेंट इनेबल करता है टू मीट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जब आ जाती है, इफेक्टिवली टैकल कर सके हम उसको, ठीक है। रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजन, ताकि हम सेफ गार्ड कर सकें सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। जैसे कि आर्टिकल 352 में क्या है आपका, नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर्स
और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, आर्म रिबेलियन अगर हो तो ये बेसिकली आर्टिकल 352 के अंदर है। पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, इसको हटा करके आर्म रिबेलियन। मुझे बताओ कि इसको कब चेंज किया गया, कौन से ईयर में, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंस रूल जिसको हम बोलते हैं, आर्टिकल 356 के अंदर है, ठीक है। जब स्टेट फेल हो जाता है बेसिकली डायरेक्शन मानने को सेंटर की, तब इसको लाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 आज तक नहीं लगी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया को जब भी थ्रेट होगा तभी लगाई जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल चला जाता है सेंटर के पास, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर से हम यूनिटरी बन जाते हैं विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 टायर गवर्नमेंट। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि उसने कहा था डुअल पॉलिटी को ही बनाया था, कंटेंट प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। बट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए और ये हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। इसने क्या करा, 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट भी बना दिया गया, ठीक है। जो ओरिजिनल वो ओरिजिनल में कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं मिलता और कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में भी नहीं मिलता। इसमें क्या था कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया था पंचायत को, ठीक है। इसने नया पार्ट 9th ऐड किया और एक नया शेड्यूल 11th ऐड किया। सिमिलरली 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन देता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को। और इसने नया पार्ट 9 ए और शेड्यूल 12 को ऐड किया गया, ठीक है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं गाइस आगे जाकर के पूरा डिटेल में। गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें गाइस, हाँ, तभी हमको जो है मोटिवेशन मिलेगा और तभी तो काम कर पाएंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है एक एक चीज़ रिकॉर्ड करने में, फिर इनको एडिट करने में, है ना। आपको पता है इनके पीछे की मेहनत कितनी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम, है ना। चलो प्लीज़ जो है सपोर्ट बनाए रखना और प्लीज़ जो है जितना हो सके शेयर करो। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये है आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2011 में। उसके अंदर एड किया गया था कि इसने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक है। 3 चेंजेस किए गए थे कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। नेक्स्ट एक नया DPSP ऐड किया गया 43B, ताकि स्टेट क्या करे, प्रमोट करे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। और एक पार्ट 9B भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ इंटाइटल एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 243 ZA से लेकर के ZT तक। अब इस प्रोविजन ने इंश्योर कर दिया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है कंट्री के अंदर वो डेमोक्रेटिकली काम करेगी, प्रोफेशनल ऑटोनोमसली एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर में काम कर पाएंगी, ठीक है। अब इसने पार्लियामेंट को भी एम्पावर कर दिया ताकि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, है ना, उनके रिस्पेक्ट में, और स्टेट लेजिस्लेचर को इन रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है लेकिन वो लॉ के अंदर काम करते हैं। अब लास्ट लेसन में हमने लास्ट चैप्टर में बेसिकली जब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे चैप्टर 2, उसके अंदर हमने देखा था क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। इसके अंदर हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम करते वक्त, है ना, और अडॉप्ट करते वक्त क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया और क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है इसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सबसे पहला आता है आपका, ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी न्यू नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, है ना। एक बैग ऑफ बोरोइंग, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन और पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोला जाता है। हाउएवर ये बहुत ही अनफेयर है और बहुत ही इलॉजिकल है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ के नहीं आए ये लोग, लेकिन उन्होंने बोल दिया जो इनके मन में आया, बिकॉज फ्रेमर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नेसेसरी मॉडिफिकेशन किए इन्होंने ताकि जो क्योंकि प्रोविजंस जो है अदर कॉन्स्टिट्यूशन के वो अपनी सुटेबिलिटी और इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। एट द सेम टाइम अब जो फॉल्ट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उनको भी इग्नोर किया, अवॉइड किया। इसका बहुत बेहतरीन आंसर आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देंगे, चलो उनसे सुनते हैं। उन्होंने क्या कहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि वन लाइक टू आस्क whether there can be anything new in the constitution framed at this hour in the history of the world. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. अमेरिका की बात कर रहे हैं। It has been followed by many countries, बहुत countries ने follow किया है, reducing their constitution to the writing, है ना। वो the scope of the constitution should be has long been settled, ठीक है। स्कोप क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो पहले हमको सबको पता है।
सिमिलरली व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स क्या है, उन सबको रिकॉग्नाइज किया है, बिकॉज प्रिंसिपल्स थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। अगर किसी ने एक प्रिंसिपल्स को यूज कर लिया तो वो प्रिंसिपल थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। हाँ, गिवन दिस फैक्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस इन देयर मेन प्रोविजंस मस्ट लुक सिमिलर। सिमिलर तो दिखेंगे ही सही ना, क्योंकि हम तो कुछ ओरिजिनल थोड़ी ना ले आएंगे, कुछ अनदर अर्थ से थोड़ी ना उठा के लेके आएंगे प्रोविजन। हाँ, the only new thing, if there can be any, is in any constitution framed so late in the day are the variation made to the remove the faults and to accommodate it to the needs of the country। अगर कुछ नया चीज हो सकता है तो वो यही हो सकता है कि हम फॉल्ट हटा दें और नीड्स ऑफ द कंट्री के अकॉर्डिंग उन प्रोविजंस को अप्लाई करवाएं, ठीक है। द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ब्लाइंड कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज बेस्ड आई एम श्योर एन इनएडिकेट स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पढ़ के नहीं आए ये बोल रहे हैं अम्बेडकर साहब। नेक्स्ट है, ये कहते हैं कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। क्रिटिक्स कहते हैं कि फ्रेमर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 1935 एक्ट को ही जो है कॉपी कर दिया, ठीक है, और अमेंडमेंट ऑफ द वर्जन ऑफ 1935 एक्ट, ठीक है। जैसे कि एन श्रीनिवासन, इन्होंने क्या कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन बोथ लैंग्वेज एंड सब्सटेंस क्या है, क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 है। सिमिलरली सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली from the Government of India Act 1935, from which in fact many of its provisions are copied almost textually। ये इनका कहना है। फर्दर PR देशमुख, इन्होंने कहा कि बेसिकली ये आपसे प्रीलिम्स में तो नहीं पूछे जाएंगे बट मेंस में काम आएंगे आपके, है ना। तो हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली देख रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिवली देखें। यस, PR देशमुख ने क्या कहा था कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे ये। इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज असेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ओनली एडल्ट फ्रेंचाइज एडेड। बट वही फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आंसर किया क्रिटिसिजम्स को कि एज टू द एक्विजिशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिप्रोड्यूस्ड अ गुड पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आई मेक नो अपोलॉजीज, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा अगर हमने ऐसा किया है तो, बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग, इट इन्वॉल्व्स नो प्लेजरिज्म। अब आपको तो पता ही है इंग्लिश कितनी अव्वल दर्जे की थी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है। फिर भी इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी रिटर्न और अनरिटर्न वर्क किसी और का जो है वो लेकर के आते हैं, तो वो है नहीं इसमें, ये इनका कहना था। नो बडी होल्ड एनी पेटेंट राइट्स, कोई पेटेंट राइट्स नहीं है। क्या फंडामेंटल आइडियाज होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हाँ ये तो है नहीं। व्हाट आई एम सॉरी अबाउट इज दैट द प्रोविजन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिलेट मोस्टली टू द डिटेल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहते हैं कि कोई हमने इनको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें ज़्यादातर लिखी है, उसके बारे में सॉरी बोल सकता हूँ। लेकिन आपको पता है डॉक्टर भीमराव सरकास्टिकली बोल रहे हैं, अगर आप समझ सको तो समझना, ठीक है। अन इंडियन और एंटी इंडियन बताया गया। क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अन इंडियन है, एंटी इंडियन है, बिकॉज ये पॉलिटिकल ट्रेडिशन ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा जो स्पिरिट ऑफ इंडिया है, और उसको भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, है ना। ये कहते हैं कि फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट अनसुटेबल फॉर द इंडियन सिचुएशन, और वर्क नहीं करेगा ये। हनुमंतैया वो भी एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कहता वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हियर वी हैव म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड, इनको कहना था ये। दैट वाज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स आर एडुकेटेड दैट वे, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि अगर इंग्लिश में पढ़े हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स तो उसी में तो बनाएंगे अभी। सिमिलरली लोकनाथ मिश्रा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये भी अदर मेंबर थे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, रिफ्लेक्ट करता है ये स्लेविश लाइफस्टाइल या फिर उन वो प्रिंसिपल्स, मच मोर एज अ स्लेविश सरेंडर टू द वेस्ट, ठीक है। फर्दर लक्ष्मी नारायण साहू ने कहा कि द आइडियल्स ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशंस टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये सब कहा गया बाय द क्रिटिक्स। एक और क्रिटिसिज्म आता है वो है आपका अन गांधीयन है। ये कहते हैं कि इसके अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन गांधीयन है क्योंकि इसमें इसके महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स और फिलोसफी को कंटेन नहीं किया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव बीन रेज्ड एंड बिल्ड अपॉन द विलेज पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। डाउन मतलब ये कहते थे कि विलेज पंचायत से स्टार्ट होना चाहिए गवर्नेंस का लेवल, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम पे। हनुमंतैया कहते हैं दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट इनविसाज, ठीक है। टी प्रकाशम कहते हैं कि
attributed his lapses to the Ambedkar non-participation in the Gandhian movement and antagonism towards the Gandhian ideas। ठीक है, अम्बेडकर पे इल्जाम लगा रहे हैं, बताओ। नेक्स्ट आ रहा है आपका एलिफेंटाइन साइज का, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि बहुत ही अननेसेसरी एलिमेंट्स ऐड किए गए। सर आइवर जेनिंग्स से कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रोविजंस जो हैं वो बोरो किए गए हैं, वर नॉट ऑलवेज वेल सिलेक्टेड। ठीक है, एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वॉज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ इन लोगों ने, ऐसा बोलते हैं सर आइवर जेनिंग्स। एच.वी. कामत, ये बहुत ही अच्छे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। इन्होंने कहा कि द एम्बलम एंड द क्रेस्ट that we have selected for our constituent assembly is an elephant. It is perhaps in consonance with that our constitution too is the bulkiest that world has produced। ठीक है, इनके कमेंट्स बहुत अच्छे होते थे, मतलब बहुत फनी होते थे। He also said, I am sure the house does not agree that we should make the constitution an elephantine one। नेक्स्ट आता है आपका ये जो है आपका पैराडाइज ऑफ द लोअर, ये भी एच.वी. कामत ने कहा था बेसिकली, और ये सर आइवर जेनिंग्स ने भी कहा था कि लोअर्स का पैराडाइज है। ठीक है, एच.के. महेश्वरी ने कहा है कि ड्राफ्ट टेंड्स टू मेक पीपल मोर लिटिजियस। ठीक है, बहुत लिटिजियस करेंगे कि लोगों को समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे ही ना वो तो। मोर इंक्लाइंड गो टू द लॉ कोर्ट्स, लेस ट्रूथफुल एंड लेस लाइकली टू फॉलो द मेथड्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इफ आई मे से सो द ड्राफ्ट इज रियली अ लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, इट ओपन्स अ वास्ट एवेन्यूज ऑफ लिटिगेशन एंड विल गिव आवर एबल एंड इंजीनियस लेबर प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, तो ये बहुत सरकास्टिकली वे में इन्होंने ये बात बोली। अब इसके अंदर काफ़ी सारी टेबल्स दे रखी है, वो सब आप खुद देखना जब आप बुक लोगे। अब इसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि ट्रिक्स होती है गाइस याद करने की बहुत सारी, जैसे कि आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, शेड्यूल्स याद कैसे कर सकते हो। तो एक चीज़ याद रखना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये याद रखना। जैसे टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स, ऐसे क्या होगा आपका। हाँ देखो, टी से मैंने बताया टेरिटरीज यानी कि जो भी हमारे नेम ऑफ द स्टेट्स हैं और जो टेरिटरीज का ज्यूरिसडिक्शन है ना, ये सब। उसके अलावा जो नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज है वो बस आपको एक बार याद होना चाहिए, है ना। ई से आपका इमोल्यूमेंट्स हो जाएंगे कि क्या प्रेसिडेंट्स के अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस है, गवर्नर्स के, स्पीकर्स के, चेयरमैन के, है ना। थर्ड शेड्यूल आपका अफर्मेशंस ऑन ओथ्स, अफर्मेशन इन ओथ्स। आर से आपका राज्यसभा, शेड्यूल फोर्थ, है ना। एस से आपको हो जाएगा जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, है ना, उनसे रिलेटेड। ओ से आपका होगा जो आपका अदर बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि आपके अदर बैकवर्ड एरियाज है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका एफ से आपको हो जाएगा फेडरल लिस्ट। ओ से आपको होगा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, एल से आपको होगा बताओ क्या, एल से आपका होगा जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, लैंड रिफॉर्म्स, इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका एल से हो जाएगा लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो टीयर्स ऑफ द ओल्ड, ओ एल। डी से आपका हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन और ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, डिफेक्शन, डी से डिफेक्शन। पी से आपको हो जाएगा पंचायती राज और एम से आपको हो जाएगा म्यूनिसिपैलिटीज। तो इस तरीके से आप याद रखना, बहुत सारी ट्रिक्स है वैसे तो बहुत सारी लिख रखना, तो याद रखना टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। चैप्टर फोर्थ आएगा अब आपका प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लेक्चर्स को बार बार देखें, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो मैं आपको समझाऊंगा पर्सनली। ठीक है, आप कमेंट करें, आप मैसेज करें, आप जो है ग्रुप में डालें। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आपकी, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, यस। तो स्टे ट्यून्ड एंड व्हेन आई से कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग आवर इनिशिएटिव्स। फ्री है इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, है ना, आपका कोई पैसा तो लग नहीं रहा। ठीक है, और अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन आपको लगती है, फ्री में इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो प्लीज़ जो है शेयर करें इसको। ठीक है, थैंक यू।